चलिए, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। और ये चैप्टर जो है बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ने के बाद ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें उसका यूज होगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग लिख लें चैप्टर का नाम। तो सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे चैप्टर नंबर हमारी बुक में है 10 और चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। बेटे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के हमारे पास दो ब्रॉड प्रिंसिपल हैं या दो ब्रॉड प्रिंसिपल मेथड्स हैं। सबसे पहला ये मेथड हमारे पास कहलाता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड समझाएंगे बाद में, पहले आप इसको नोट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोलते हैं, लेकिन इसके ना और भी बहुत सारे नाम हैं। ये नाम आपको पता होने चाहिए, वरना कहीं पता चले कि एग्जामिनर ने किसी डिफरेंट नाम से पूछ लिया तो फिर पता चले बच्चा कहेगा सर ये वाला मेथड सर ने पढ़ाया ही नहीं था। तो पहले इसके सारे के सारे जो अल्टरनेटिव नेम्स हैं वो नोट करने हैं। इसको बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू मेथड। ब्रेकअप वैल्यू मेथड, यस, अलग अलग नाम है इसके। और इसे हम लोग कई बार नेट एसेट्स मेथड भी बुलाते हैं। बच्चे के जान में जान आने लगी, कहने लगा नेट एसेट तो हमने पहले भी सुना हुआ है और हमें पता है नेट एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा जी, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, और इसी को हम लोग नेटवर्थ पर शेयर भी बुला सकते हैं। नेटवर्थ पर शेयर। अच्छा, एक तो हो गए बेटे हमारे पास मेथड नंबर 1। ये सारे के सारे एक ही मेथड हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। और दूसरा हमारे पास जो ब्रॉड प्रिंसिपल है वैल्यूएशन करने का, वो है अर्निंग बेसिस। और अर्निंग को हम यील्ड बेसिस या इनकम बेसिस भी बुलाते हैं। तो दो ही ब्रॉडली प्रिंसिपल हैं, लेकिन ये अर्निंग या यील्ड बेसिस जो है ये फिर दो बातों पर आधारित है। तो इसमें आप कह सकते हैं एक तो मेथड है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन, या फिर इसे डिविडेंड यील्ड भी बुलाते हैं। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड। और इसी का एक और वेरिएंट है जिसे हम बोलते हैं अर्निंग यील्ड या फिर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। और ये दोनों भी हमारे पास बेटे अलग अलग वैल्यू देते हैं। तो यानी अर्निंग के बेस पर अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू निकालूंगा तो ये आएंगी, और अगर बिना अर्निंग के वैसे वैल्यू निकालूंगा तो ये आएंगी। ये होती क्या है ये आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो आपने वैल्यू निकाली ये सब तो अलग अलग आती हैं। हमने कहा यस, ये बिल्कुल दोनों वैल्यूज अलग अलग आती हैं। तो कौन सी वैल्यू ठीक है, अब ये कैसे बता सकते हैं? तो एक और मेथड निकाल दिया गया जिसे बोलते हैं फेयर वैल्यू मेथड। और फेयर वैल्यू मेथड कहता है कि आपने ये जो वैल्यू निकाली और ये जो वैल्यू निकाली, इन दोनों को जोड़ो और इनकी एवरेज निकाल दो। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू मेथड हमारे पास क्या है? जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकाली है और जो भी आपने अर्निंग मेथड में वैल्यू निकाली है, इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हो मैंने इसमें सिंपल एवरेज को यूज किया है। हालांकि हमारी बुक इसको सिंपल एवरेज से निकाल देती है, लेकिन आपको बता दें कि लोग इसमें भी वेटेड एवरेज को यूज कर लेते हैं।
तो मतलब एवरेज चाहे सिंपल ले लो चाहे वेटेड ले लो, लेकिन हमारे बीकॉम लेवल पर इसमें वेटेड एवरेज की बात शायद आती नहीं है, इसीलिए हम बात करेंगे नहीं। तो मैंने आपसे कुल मिलाकर के इतने मेथड्स की बात करनी है। आप चाहें तो इसे 3 मेथड समझ लीजिए, आप चाहें इसे टोटलिटी में 4 मेथड समझ लीजिए। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला मेथड, पहले मेथड का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब समझना है सर कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हम शेयर की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। शेयर की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं, तो बेटे किसी भी चीज की वैल्यू को कैसे निकाला जा सकता है, तो हमारे पास दो ही बेस हो सकते हैं, या ये या ये। तो पहले मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि ये बेस क्या कहता है। ठीक है, आइए जी। ये वाला मेथड ये कहता है कि भाई आपने एक कंपनी के शेयर परचेज किए। मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ठीक है, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, कंपनी के अंदर शेयर परचेज किए। तो कंपनी के अंदर जब उसने शेयर परचेज किए, तो वो हमने उसको समझाया कि देखो कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास एसेट्स हैं और कंपनी के पास लाइबिलिटीज हैं। अब आपने इसकी अगर वैल्यू निकालनी है, तो हमने बोला कि अगर ये कंपनी को आज मैं बेच दूं, सेल कर दूं, या मैं इस कंपनी को आज लिक्विडेट कर दूं, बंद कर दूं, तो होगा क्या, कंपनी इन एसेट्स को सेल करेगी और इनसे रियलाइज कर लेगी जो भी एसेट से वैल्यू आएगी, और लाइबिलिटीज को कंपनी को पहले पे करना है। तो जितने के भी एसेट रियलाइज होंगे उससे कंपनी पहले अपनी लाइबिलिटी पे करेगी, और ये पे करने के बाद जो भी सरप्लस का कैश बचेगा फिर वो कंपनी आप लोगों को रिटर्न कर देगी। इसका मतलब यह कि आपका शेयर जो कंपनी के अंदर है उसकी वैल्यू भी कंपनी से ही पता चलेगी कि कंपनी के पास उसके बदले में है कितना। ठीक है, तो हमने क्या जनरल एजम्पशन लिया कि अगर कंपनी को सेल किया जाए तो पूरी कंपनी के कितने पैसे मिलेंगे, जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से पहले लायबिलिटी के पैसे बाहर रख देंगे, फिर जो पैसे आपके बच जाएंगे वो शेयर होल्डर्स के हैं, और फिर उसे शेयर होल्डर्स में बांट के देख लेंगे कि हमारे शेयर की वैल्यू क्या है। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड सिंपल सी बात करता है कि कंपनी को बेच के मुझे क्या मिलेगा। बात समझ में आई। एक जनरल जो शेयर होल्डर है वो कंपनी बेचने की बात सोच करके कभी भी कंपनी में शेयर नहीं खरीदता। वो सोचता है कि मैं कंपनी में शेयर खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे अर्निंग मिलेगी। तो अगर वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू निकालेगा तो फिर बिल्कुल दूसरा ही एजम्पशन हो जाएगी, दूसरे ही प्रिंसिपल हो जाएंगे, वैल्यू भी बदल जाएगी। लेकिन यहां पर हमने बोला कि हम आपके शेयर की जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अर्निंग को बाहर रख के निकाल रहे हैं। हमें अर्निंग से मतलब नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आपका शेयर कितने का बिकेगा। ठीक, अब सर जब आप कहते हो कितने का बिकेगा तो क्या आप मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। बेटे मार्केट कैसे बिहेव करती है आप मत उस चक्कर में पढ़ना, क्योंकि मार्केट में बहुत फैक्टर्स होते हैं। डिमांड है, सप्लाई है, चाइना में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, पता नहीं किन किन बातों का इफेक्ट पड़ता है। मार्केट में सट्टेबाजी होती है, बहुत कुछ होता है। इसलिए हम जो भी चीज निकालते हैं वो मार्केट की वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं, हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालते हैं कि हमारे हिसाब से इसकी ये सही वैल्यू होनी चाहिए। अब मार्केट में अगर उसकी वैल्यू ज्यादा चल रही है तो हम कहते हैं शेयर ओवर वैल्यूड है, अगर उसकी मार्केट में वैल्यू कम चल रही है तो हम ये समझ लेते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, उसे खरीद लेना चाहिए। यानी कि हम कभी भी मार्केट वैल्यू को नहीं कैलकुलेट करते, हम उसकी रियल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एज पर आवर प्रिंसिपल उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। और उसमें मैंने पहला प्रिंसिपल क्या लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के पीछे एजम्पशन क्या है कि हम कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, तो लिक्विडेट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। ठीक है,
आइए जी, तो इस मेथड का पहले ब्रॉड प्रिंसिपल समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या कहता है। तो लिखें, दिस मेथड सेज दैट इफ कंपनी is to be liquidated, if the company is to be liquidated, then how much per share, then how much per share will be refunded to the equity shareholders। हालांकि हम प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेजरली हम लोग जो बात करते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हाउ मच शैल बी रिफंडेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप चाहो तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़े। अब आइए, मैंने आपको अपना ब्रॉड प्रिंसिपल ऊपर पहले ही बता दिया कि हम अपने एसेट बेचेंगे तो उनकी वैल्यू चेक करेंगे, लायबिलिटीज पे करेंगे, जो बच जाएगा वो बांट देंगे। तो वैल्यूएशन का प्रिंसिपल भी वही है। तो हमने करना क्या है, हमें चाहिए व्हाट इज द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, यानी बैलेंस शीट से पकड़ लेंगे कि आपके एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, और रियलाइजेबल वैल्यू में अगर कोई चेंज होगा तो वो हमें क्वेश्चन बता देगा, तो हम वो ले लेंगे। अब इसमें नई बात आपने ये समझनी है, क्योंकि मैं यहां पर कंपनी के एसेट्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसलिए मुझे किसी एसेट से कोई भी परेशानी नहीं है, चाहे उसका नाम गुडविल हो, चाहे उसका नाम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी क्यों ना हो, क्योंकि हमने तो कंपनी के एसेट्स बेचने हैं, सभी एसेट्स बेचने। अब मैं गुडविल की वैल्यूएशन नहीं कर रहा, अब मैं एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहा हूं। तो एसेट की वैल्यूएशन कर रहा हूं, एसेट्स को सेल कर रहा हूं, तो सभी तरह के एसेट्स बेचूंगा, चाहे वो गुडविल हो चाहे वो नॉन ट्रेड हो। लेकिन फिक्टिशियस एसेट ना तो पहले कभी बिक सकते थे और ना ही आज बिक सकते हैं, इसलिए फिक्टिशियस एसेट्स यहां पर नहीं आएंगे। ये आपके आ गए टोटल एसेट्स। ठीक है, अब आप टोटल एसेट्स में से माइनस करना शुरू करेंगे अपनी सभी लाइबिलिटीज, डिडक्ट ऑल लाइबिलिटीज। अब बेटे लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद, अब क्योंकि आप इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपको अब प्रेफरेंस कैपिटल को भी माइनस करना होगा, माइनस प्रेफरेंस कैपिटल। और अगर प्रेफरेंस कैपिटल के डिविडेंड एरियर्स में हैं तो उन्हें भी माइनस करना होगा, और अगर आपका इक्विटी का डिविडेंड प्रपोज्ड चल रहा है तो आप फिलहाल उसे भी माइनस कर दीजिए। हालांकि हम प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप अपने प्रपोज्ड डिविडेंड को भी माइनस कर दीजिए। ये हमने माइनस कर दिया। अब जब हमने इसको माइनस कर दिया तो हम इसे नाम देंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और फिर इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और जब हम इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। क्योंकि मैंने ऊपर डिविडेंड को माइनस कर लिया है, इसीलिए ये जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगी एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, इसे बोलते हैं एक्स डिविडेंड।
यानी मैंने आपको पहले बताया कि डिविडेंड घटा देना, फिर जो वैल्यू आएगी उसका नाम रखना एक्स डिविडेंड। अब दरअसल क्वेश्चन में जब भी प्रपोज डिविडेंड होगा तो समस्या ही आएगी, सर प्रपोज डिविडेंड को माइनस करें या ना करें। मैंने कहा आपका सॉल्यूशन मैंने कर दिया। ये वैल्यू कौन सी आई, एक्स डिविडेंड। क्वेश्चन कहेगा जी डिविडेंड के साथ वैल्यू चाहिए, तो फिर आप इसमें डिविडेंड पर शेयर जो बनता है वो ऐड कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डिविडेंड पर शेयर, और सॉरी वैल्यू पर शेयर, और ये कहलाएगी कम डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड कम डिविडेंड। तो मैंने आपको दोनों समाधान दे दिए कि अगर एक्स डिविडेंड वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कम डिविडेंड वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें आपको समझाना यह है, इसमें आपको बेटे समझाना मैंने ये है कि हमें कभी भी ये दिक्कत नहीं आती। ये तो मैंने बड़ा सिंपली काम कर दिया। देखिए सिंपल काम क्या कर दिया मैंने, सिंपल काम ये कर दिया मैंने, इसमें ये मान लिया कि सभी के सभी इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है। ऑल द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, ये एजम्पशन ले लिया। लेकिन इस चैप्टर में ये एजम्पशन नहीं लगेगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि सभी शेयर फुल्ली पेड अप होंगे। हम जब क्वेश्चन किया करेंगे तो हमारे पास कुछ शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे और हमारे पास कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप भी होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर शुरुआत में ही फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप की बात करूंगा तो बच्चे घबराने लग जाएंगे, कहेंगे सर ये क्या बात होगी। हालांकि टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी पहले बच्चों को इतनी बात दिमाग में डाल देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा करूंगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो सवाल आने हैं उसका मेन मुद्दा यही आना है कि हमारे शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं थे, हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप थे। और फिर पार्टली पेड अप से भी मन नहीं भरेगा एग्जामिनर का, वो उसमें भी कुछ ना कुछ चुटकी मारेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सारी बातों का आंसर दे देंगे। तो पहले तो सभी बच्चे मेरे साथ समझना शुरू करेंगे, और मैं पहले बच्चों को जरा कुछ रीड भी करवा दूं ना। आइए जी हम लोग बुक से कुछ रीड करेंगे। और बुक में लिखा है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बेसिकली दो ही हैं, यानी बुक हमारी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि दो ही मेथड है, एक नेट एसेट है और एक अर्निंग है। और नेट एसेट मेथड के नाम भी लिखे हुए हैं कि इसको एसेट बैकिंग मेथड भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, और मैंने आपको और भी बहुत सारे नाम इसके दे दिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो सर पहले हमें फील करा दीजिए कि हमने चैप्टर नए चैप्टर में आ गए हैं। तो मैंने कहा आइए फिर मैं आपके साथ एक काम करता हूं, और मैं आपको जरा दूसरी वाली बात भी रीड करवा दूं कि मैंने अभी तक क्या बताया है। अगर आप यहां देखें तो नेट एसेट मेथड में बुक ने कहा सभी एसेट की वैल्यू लेना, और देखो यहां पर बुक ने कहा कि गुडविल को भी ले लेना, ठीक है, गुडविल को ले लेना। और उसके बाद देखो बुक ने आपको बताया कि प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर देना। मैंने आपको दोनों बातें नोट करवा दी हैं। फिर लिखा है कि इस वैल्यू को डिवाइड कर देना विद टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। लेकिन उन्होंने कहा ध्यान रखना यह काम तभी हो सकता है जब सभी शेयर्स सेम क्लास के हों और सेम पेड अप वैल्यू के हों, और हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें तो डिफरेंट पेड अप वैल्यूज होंगी। तो इसीलिए पहले जनरल बात कर लेते हैं, फिर स्पेसिफिक बात के ऊपर भी आएंगे। तो सर इसके लिए कौन सा क्वेश्चन कराएंगे, कुछ नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे चर्चा में बढ़ेंगे। बच्चों ने कहा सर अगर हम खुद करना चाहें तो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर सकते हैं, वीडियो को रोक के कर सकते हैं। लेकिन बच्चे मुझे पता है वो अपने आप तो करने नहीं वाले, वो कहेंगे सर एक क्वेश्चन तो आप करा के दिखाई दो। अब मैं कह रहा हूं ये इससे आसान क्वेश्चन तो शायद 11th-12th के भी नहीं होते। कितना आसान है देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है जिसके फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, गुडविल, और यहां पर आपके पास कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डिबेंचर्स और लायबिलिटी। यानी पहली इस क्वेश्चन के अंदर तो प्रेफरेंस कैपिटल भी नहीं दी गई।
फिर लिख के आ गया 31 मार्च 2013 को फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू थी 3.5 लाख, गुडविल की वैल्यू थी 50,000, करंट एसेट की वैल्यू हमेशा वही होती है। और उसके बाद कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर बाय नेट एसेट मेथड। मतलब इतना आसान एग्जाम में उम्मीद मत करना। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर पहले गुडविल की वैल्यू ले लेते हैं। चलो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। गुडविल, क्या गुडविल की बुक वैल्यू ले लूं? सर बुक वैल्यू क्यों लोगे, आप उसकी रियल वैल्यू लोगे। तो ठीक है जी, रियल वैल्यू ले ली। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स सर 5 लाख। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर क्या बात कर रहे हो, 3.5 लाख। करंट एसेट्स सर बताने की जरूरत क्या है, उसमें तो कोई वैल्यू चेंज है ही नहीं। 2 लाख तो 5.5 लाख और टोटल एसेट्स 6 लाख। अचानक लाइट चली गई है, बताओ। अब 6 लाख में से माइनस करूंगा मैं लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में मेरे पास पहली लाइबिलिटी है डिबेंचर्स। 5% के डिबेंचर्स हैं हमारे पास 1 लाख। चलो पहले इसे इनर में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास है करंट लाइबिलिटीज, नाम नहीं लिखा तो ये करंट लाइबिलिटीज है मेरे पास कितनी, 1,30,000। ठीक है। काश क्वेश्चन मुझे प्रेफरेंस कैपिटल भी दे देता। प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करनी है ना, क्योंकि मैं इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वो मेरे पास है नहीं। काश क्वेश्चन मुझे डिविडेंड दे देता तो मैं डिविडेंड भी माइनस कर देता, लेकिन वो भी है नहीं। तो फिर करना ही क्या है सर, उसकी वैल्यू निकालो, खत्म करो काम। ये कितना हुआ, ये हुआ 2,30,000। अब बताइए जी मेरे पास नेट एसेट्स कितने बच गए, नेट एसेट बच गए 3,70,000। अब हमने करना क्या है, इसको डिवाइड कर देना है विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये 3,70,000 कितने शेयर्स के हैं, तो ये 40,000 शेयर्स के हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में है 40,000। तो मुझे बताओ एक शेयर की वैल्यू क्या आई, वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सर 3,70,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 9 रुपए 25 पैसे। बताओ क्या ये काम मुश्किल था? सर बहुत आसान था, लेकिन ये हमारे लेवल का काम नहीं था, क्योंकि हमें कभी भी इतने सीधे सीधे सवाल थोड़ी ना चले आएंगे क्वेश्चन के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी अगर आप देखें तो उसने स्लाइटली चेंज करके आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर मेरे पास प्रेफरेंस कैपिटल होती तो क्या होता। वो कहता है मान लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाती, 3 लाख हो जाती, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30,000 हो जाते। इसकी जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाती 1 लाख रुपए की, और 12% के हमारे क्या हो जाते, प्रेफरेंस शेयर हो जाते। तो क्या होता, देखो जी। हमने कहा अगर इस क्वेश्चन में चेंज होता तो गुडविल यहीं रहती, फिक्स्ड एसेट यहीं रहता, करंट एसेट यहीं रहता, ये 6 लाख रुपए के एसेट 6 लाख के ही रहते। अब समझिए वो कह रहा है कि मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अगर ये प्रेफरेंस कैपिटल होती 1 लाख की, तो नंबर ऑफ शेयर उसने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो 30,000 होते। तो मैं क्या करता, मैं कहता लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो 3,30,000 रुपए यहां से माइनस कर देता, खत्म। अगर 3,30 माइनस करता तो ये हो जाते 2,70,000 के, और 270 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर 30,000, तो ये वैल्यू हो जाती मेरे पास 9 रुपीस। ठीक है, बात समझ में आई? अब मेरे साथ हेडिंग डालेंगे कि आपसे एग्जामिनर क्या एडजस्टमेंट पूछ सकता है। नंबर 1 नोट, या कंसेप्ट नंबर
अगर हम इसे नंबर 1 कह दें, तो इसमें अब मैं सेकंड बात ऐड करने जा रहा हूं। इफ सम शेयर्स आर partly paid up and some shares are fully paid up। अगर बेटे आपके पास कुछ एसेट्स फुल्ली पेड अप हों और कुछ एसेट्स पार्टली पेड अप हों तो क्या होगा? मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, मैं कोई क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, तो साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएगा, साथ साथ कंसेप्ट भी हो जाएगा। 2 मिनट रुकेंगे। अब पहले तो बेटे आप मेरी बात समझना, अगर कुछ शेयर पार्टली पेड अप और कुछ शेयर फुल्ली पेड अप हों, तो हमारा लॉ कहता है जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो क्या किया जाएगा? हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले सभी शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाएंगे, पहले सभी शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो पार्टली पेड अप शेयर है उनसे हम कॉल मंगवाएंगे। जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया पहले हम उनसे पूरा पैसा मंगवाएंगे, और यह काम हम रियली में नहीं करेंगे, यह काम हम कागज के ऊपर करते हैं। इसका मतलब जो पार्टली पेड अप शेयर हैं उनसे कॉल मांगो, लेकिन कॉल केवल और केवल कागज पर मांगनी है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है नोशनल कॉल। नोशनल कॉल, नोशनल कॉल का मतलब ये, नोशनल कॉल का मतलब ये बेटे कि ये जो आपने नेट एसेट निकाले हैं, ये बैलेंस शीट में जो एसेट थे उनके बेस पर निकाले हैं। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको उनसे कॉल मंगवानी होगी। तो आप क्या करेंगे? जो नेट एसेट्स थे, अगर आप उनसे नोशनल कॉल मंगवाओगे तो क्या होगा? उतने अमाउंट से आपका कैश बढ़ जाएगा। नोशनल कॉल मंगवाना है। यह किससे मंगवाना है? यह उनसे मंगवाना है जो कि आपकी पार्टली पेड अप है, उनसे आप मंगवाइए। सर ये नेट एसेट में क्यों ऐड हुआ? क्योंकि इसकी वजह से आपके एसेट्स के अंदर कैश का बैलेंस बढ़ गया, इसीलिए ये ऐड हुआ। ठीक है सर। अब ये क्या हुआ? अब जो फाइनल नेट एसेट्स आए, तो अब आपके सभी शेयर्स क्या हो चुके हैं? फुल्ली पेड अप। अब आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और इसकी वजह से सभी शेयर्स मेरे पास फुल्ली पेड अप हो चुके होंगे। तो जब आप इन नेट एसेट्स को इससे डिवाइड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर आई, तो आपने समझना है कि वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर क्या होगी। तो बेटे वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर हो जाएगी वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर माइनस अमाउंट अनपेड। जो आपका अमाउंट अनपेड था वो माइनस कर देना, तो आपको वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर मिल जाएगी। ठीक है। अब इस बात को अगर आप नहीं भी समझे होंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अभी आपके माइंड में फिगर्स नहीं थी। मैं समझा रहा था क्योंकि मेरे माइंड में इमेजिनेशन थी और आपके माइंड में इमेजिनेशन नहीं थी। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये इमेजिनेशन आप अपने माइंड के अंदर तैयार कर पाएंगे। सर कौन सा क्वेश्चन कराएंगे? मैंने ढूंढ लिया है, ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 10.28। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, लेकिन सभी बच्चे 2 मिनट रुकेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं।
अब बेटे मैंने जो आपको बात बताई है आप उसी पर फोकस कीजिएगा। आप ये मत देखने बैठ जाना कि आपकी बुक ने कैसे सॉल्व किया है, फिर आपको कंसेप्ट बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। आप केवल मेरे जो मैं समझा रहा हूं उसी के ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 30,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज वाले जो कि फुल्ली पेड अप हैं, और आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज वाले 8 पेड अप। यानी ये दोनों सेम क्लास के शेयर हैं लेकिन इनकी पेड अप वैल्यू डिफरेंट है, यानी इस पर 2 रुपए कम है। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप नोशनल कॉल मंगवाओगे, नोशनल कॉल मंगवाओगे तो 10,000 शेयर से 2 रुपए की नोशनल कॉल मंगवाओगे, और नोशनल कॉल की वजह से यहां पर आपका कैश बढ़ जाएगा। और ये क्योंकि रियल में नहीं मांगा जाएगा, ये नोशनल होगा, इसीलिए यहां पर आपका ये कैश बढ़ जाएगा। जब ये कैश बढ़ जाएगा तो फिर ये सभी शेयर 40,000 फुल्ली पेड अप हो जाएंगे। तो मैं 40,000 शेयर्स की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर वैल्यू निकालने के बाद ये जो 2 रुपए अनपेड थे ये माइनस कर दूंगा तो पार्टली पेड अप की वैल्यू आएगी। ये काम मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसका मतलब अब हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ सकते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। गुडविल इज इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट 50,000। इसका मतलब गुडविल की वैल्यू निकाल के आपको दे दी, लेकिन अब आप कह सकते हो कि नहीं भी देते तो क्या दिक्कत थी, हमने वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सीख लिया है। अदर फिक्स्ड एसेट्स 4,20,000। अच्छा, इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई है। देयर वॉज कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 20,000 विच हैज बिकम पेबल। वो कहते हैं एक लाइबिलिटी और है, उसको माइनस कर लेना। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ शेयर्स अंडर द नेट एसेट मेथड। मेथड बताया और वैल्यू पूछी गई है। अब मैं आपको बेटे वो काम करके दिखाऊंगा जो कि सही मायने में होना चाहिए या जो सही मायने में किया जाता है। बुक आपकी बात कुछ डिफरेंट तरीके से भी करेगी, लेकिन हम अपनी बात के ऊपर एकदम फर्म रहेंगे कि ऐसे ही होगा, किसी और तरीके से नहीं होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 16, J.R. मोंगा बुक, पेज नंबर 10.28। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले लेंगे गुडविल। बताइए जी, गुडविल की वैल्यू कितनी है? सर गुडविल की वैल्यू है हमारे पास 50,000। फिर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 4,20,000। और फिर फिक्स्ड एसेट्स के बाद में आपको दिए हुए हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की है हमारे पास वैल्यू चली आ रही है 2,20,000। अब इसमें मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे कुछ शेयर पार्टली पेड अप हैं, तो जब भी शेयर पार्टली पेड अप हो मैं हमेशा हमेशा नोशनल कॉल को ऐड करूंगा। तो नोशनल कॉल मेरे पास 10,000 शेयर्स की 2 रुपए के हिसाब से 20,000 हो जाएगी। तो ये 50, 70, 90, 90 एंड 20, 110, 7,10,000। टोटल एसेट 7,10,000। और फिर इसमें से मैं माइनस करूंगा लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में मेरे पास एक तो है डिबेंचर्स 1,00,000, और इनका कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर वो होता तो वो भी लाइबिलिटी में ले लेते। करंट लाइबिलिटीज मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं 90,000, वो भी लेंगे। और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी भी पेबल है। अब कंटिजेंट है, रियल है, मुझे कोई मतलब नहीं, जो लाइबिलिटी पे होनी है वो माइनस कर दो।
क्योंकि कंपनी जब भी लिक्विडेट होगी, जितने के भी एसेट मिलेंगे सबसे पहले सभी लायबिलिटीज पे होंगी। तो ये कितना हो गया, 2,10,000। इवन अगर मेरे पास प्रेफरेंस कैपिटल होती तो प्रेफरेंस कैपिटल को भी माइनस करता, तब जाके इक्विटी शेयर की हमारे पास पेमेंट समझ में आती। तो ये बन गया हमारे नेट एसेट्स। ये नेट एसेट्स कितने के हो गए, 5 लाख रुपए के हो गए। नेट एसेट्स 5 लाख। अब आप इसे डिवाइड कर दें विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पार्टली पेड अप भी फुल्ली पेड अप हो चुके हैं, तो वो थे 30 + 10 40,000। बताओ जी, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, ये आपकी वैल्यू आएगी फुल्ली पेड अप शेयर की। 12 रुपए 50 पैसे। 12 रुपए 50 पैसे। ठीक। नाउ सर, पार्टली पेड अप शेयर की वैल्यू कैसे ढूंढी जाएगी? तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर माइनस अमाउंट अनपेड। तो बेटे वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर तो आई 12 रुपए 50 पैसे, और जो नोशनल कॉल आपने मांगी थी एक शेयर से, वो 2 रुपए की मांगी थी, तो वो 2 रुपए माइनस कर दो, तो वैल्यू आएगी 10 रुपए 50 पैसे। और ये स्ट्रिक्टली एज पर लिक्विडेशन एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, और इसी एजम्पशन को ही नेट एसेट मेथड का आधार माना जाता है। ठीक है। अब आपकी बुक ने क्या किया, दो सॉल्यूशन दिए उन्होंने। एक सॉल्यूशन तो दिया विदाउट नोशनल कॉल, और एक सॉल्यूशन दिया विद नोशनल कॉल। ये देखिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया गया जिसमें नोशनल कॉल को लिया गया। तो आपकी बुक कहती है कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी नोशनल कॉल मांगना चाहती है कि नहीं मांगना चाहती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मेथड के अंदर ये कोई एजम्पशन नहीं होती कि कंपनी नोशनल कॉल मांगना चाहती है या नहीं मांगना चाहती। नोशनल कॉल कंपनी को मांगनी ही पड़ेगी। यानी जो पहला वाला सॉल्यूशन है वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी उसकी चर्चा नहीं करने वाले। आप इसी तरीके से निकालेंगे। बुक ने कहा ऑल्टरनेटिवली ऐसा कर सकते हैं, बल्कि रेदर ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 16 के बाद हम लोग 17 करके देखते हैं, और 17 में भी यही काम हम करके देखेंगे। आइए जी, सभी बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर 10.29। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूं। क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके पास 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 ईच फुल्ली पेड अप, और फिर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 6 पेड अप। तो यहां 4 रुपए की अनपेड कॉल है, ये आपको नोशनल कॉल मंगवानी होगी। वहां सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट से मुझे कोई हेजिटेशन यहां नहीं है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है, लॉस भी है। करंट कॉस्ट ऑफ सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स इज 3,70,000 एंड दैट ऑफ स्टॉक इज 1 लाख। Investments could fetch only 10,000 and 50% of debtors are bad, and preference dividend is in arrears for last 5 years. Find out intrinsic value per share. आइए जी, मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर सकते हैं। लिखिए जी,
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स 3,70,000। फिर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग बैलेंस शीट के सीक्वेंस के साथ काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 10,000। तो यह ध्यान देने की बात है कि इन्वेस्टमेंट यहां ली जाती हैं। स्टॉक, स्टॉक की बुक वैल्यू कुछ भी हो लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1,00,000 रुपए है। डेटर्स 50% डाउटफुल है, तो हम 40,000 पूरे के पूरे नहीं ले सकते, 50% ही ले पाएंगे, 20,000। बैंक बैलेंस, अब बेटे बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास? 40,000। अब हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो ये कहता है कि इसमें नोशनल कॉल को और जोड़ दो, और नोशनल कॉल हमें मांगनी पड़ेगी 20,000 इक्विटी शेयर्स पर 4 रुपए की नोशनल कॉल, 80,000। ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स की अब क्या वैल्यू आएगी? 3,70,000 जमा 10,000 जमा 1,00,000 जमा 20,000 जमा 40,000 जमा 80,000, 620। इसमें से माइनस करनी है अब मुझे सारी की सारी लाइबिलिटीज, जो रिकॉर्डेड है वो भी और जो नहीं रिकॉर्डेड है लेकिन हो सकती हैं वो भी। सबसे पहले लोन, लोन है मेरे पास 1,40। उसके बाद क्रेडिटर्स 80,000, ये हुआ 220। अब ये नेट एसेट्स फॉर बोथ द शेयर होल्डर्स हैं। आपको क्योंकि इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहां से प्रेफरेंस कैपिटल भी घटानी होगी। अब प्रेफरेंस कैपिटल आपकी कितनी है? प्रेफरेंस कैपिटल है सर 60,000, माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से आपको एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना होगा, और हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड के एरियर्स है 60,000 इंटू 9% फॉर 5 ईयर्स। ये हुआ 27,000। अब ये बच गए हमारे पास नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 4,00,000 माइनस 87,000, ये हो गया 3,13,000। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? अब मेरे ख्याल से 15 और 20 35,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे पास कितने हो गए? 35,000। तो 3,13,000 डिवाइडेड बाय 35,000, 8.94। तो वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर
is how much? 8.94. Value of equity share is 8.94. Now what is the value of partly paid up share? तो वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर हो जाएगी 8.94 माइनस जो आपके कॉल्स अनपेड चले आ रहे हैं, 4 रुपए के कॉल्स अनपेड है ना, तो ये 4 रुपए की माइनस करेंगे तो आपकी पार्टली पेड अप शेयर की वैल्यू होगी 4.94। बोलिए जी, क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है सर। अब बेटे हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 को समझने के लिए क्वेश्चन के अंदर ना बैलेंस शीट नहीं दी गई, तो मैं आपके लिए बैलेंस शीट ऐसे ही बना रहा हूं, समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर है बुक का 10.80, और मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं और रीड भी करवा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग फिगर्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रॉस्पेरियस लिमिटेड। 9% प्रेफरेंस कैपिटल है 3 लाख की, फिर 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 50 कॉल्ड अप, यानी ये भी पार्टली पेड अप हैं। दूसरे वाले 25 रुपए कॉल्ड अप हैं और तीसरे वाले शेयर पूरे के पूरे फुली कॉल्ड अप हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व P&L मिला के 2,50,000 का है, और कंपनी कह रही है कि हमारे पास फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में पाया गया दैट दे हैव एन एप्रिसिएशन ऑफ 75,000। पहले यहां तक की बैलेंस शीट बना ले, फिर नीचे का पार्ट भी आपको रीड करवाएंगे। तो पहले तो आपके पास इक्विटी कैपिटल है 1000 शेयर्स हैं 50 रुपए वाले, तो ये हुए 50,000। 1000 शेयर्स हैं 25 वाले 25,000। 1000 शेयर हैं पूरे 100 रुपए वाले 1 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल है 3 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस हैं हमारे पास 250। तो ये हमारे पास हो गए कितने? 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 7,25,000। तो इसका मतलब ये भी 7,25,000 होने चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने ये पाया कि इसमें एप्रिसिएशन है कितना? 75,000 का एप्रिसिएशन है। ठीक, उसके बाद लिखा है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव अ फर्दर क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द सरप्लस एसेट्स। इसका मतलब अगर कंपनी बंद हुई और कोई सरप्लस एसेट आए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% सरप्लस एसेट्स में हिस्सा मिलेगा। Ascertain value of each preference share and equity share assuming a liquidation, ignore expenses of winding up। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी मांगी है और इक्विटी शेयर की वैल्यू भी मांगी है। आइए जी,
लिखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल एसेट 725 के थे, 75,000 की एप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब हमारे टोटल एसेट बन गए 8 लाख के। इसमें ऐड कर दूंगा नोशनल कॉल। अब बेटे नोशनल कॉल कितनी आएगी, तो ये तीनों के तीनों शेयर 100 रुपीस के हैं, तो इसमें 50 पेड अप है, इसमें 25 पेड अप है, तो इसकी नोशनल कॉल आएगी 1000 शेयर्स पर 50 रुपए प्लस 1000 शेयर्स पर 75 रुपए, तो ये हुई 50,000 और ये हुई 75,000, टोटल हो गई 1,25,000। तो ये टोटल नेट एसेट्स फॉर बोथ द काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स ये हो गए 9,25,000। इसमें से अब मैं प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस करूंगा, जो कि थी 3 लाख। अब कोई प्रेफरेंस के एरियर्स नहीं है, प्रेफरेंस के कोई एरियर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सरप्लस में हिस्सा चाहिए। कितना? 10%। आओ जी, अब इनका सरप्लस आपको निकालना पड़ेगा कि सरप्लस कितना था। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि 9,25,000 रुपए में से 3 लाख रुपए के हमारे प्रेफरेंस की कैपिटल पे होगी और उसके बाद हमारी इक्विटी कैपिटल पे होगी। ठीक है जी। अब बताओ, इक्विटी कैपिटल अगर मैं पे कर दूं तो मेरे सभी शेयर फुल्ली पेड अप हो चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 3000। कितने रुपए वाले? 100 रुपए। तो एसेट्स में से प्रेफरेंस कैपिटल पूरी पे कर दो और जितना आपका इक्विटी कैपिटल का हिस्सा बनता है वो भी पे कर दो। तो सर इक्विटी कैपिटल का हिस्सा बनता है 3 लाख। तो बताओ आपके पास सरप्लस कितना बच गया? 9,25 में से 3 लाख 3 लाख 2 चले गए, तो ये बचा 3,25। तो 3,25,000 का आपके पास सरप्लस बच गया। इसका 10% आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। दैट कम्स टू 32,500। लो जी, प्रेफरेंस का हिसाब पूरा हो गया। अब आपके पास आगे नेट एसेट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो 9,25,000 माइनस 3,32,500, 5,92,500। 5,92,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3,000। 197.50 value of each fully paid up equity share. Now value of ₹100 equity share 50 paid up. वैल्यू ऑफ ₹100 इक्विटी शेयर 50 पेड अप, ये क्या होगी? तो सर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 197.50 माइनस ये 50 रुपए का अनपेड, ये माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 147.50। एंड सर वैल्यू ऑफ ₹100 इक्विटी शेयर only 25 paid up,
इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। ये हो जाएगी 197.50 माइनस 75 रुपीज, तो 122.50। और इसमें जो नई बात थी वो थी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो भाई प्रेफरेंस शेयर के लिए 3 लाख तो उनकी कैपिटल के लिए हमने अलग किए थे, और 32,500 उनको और हिस्सा मिला था, डिवाइडेड बाय 3000। उनके नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 3000। उसमें कोई पार्टली पेड अप का क्लॉज था नहीं, तो वो सिंपल हो गया। 3,32,500 डिवाइडेड बाय 3000, ये इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 110 रुपए 83 पैसे। और बस अभी आपको कोई और होमवर्क हम देने नहीं वाले। कोई और क्वेश्चन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जो मैं अभी आपको होमवर्क में दे दूं, तो आपके मजे हो गए। हाँ, होमवर्क में तो क्वेश्चन दिया जा सकता है। सभी बच्चे होमवर्क के लिए लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 14, बुक में पेज नंबर है 10.26। सर आप भी कमाल करते हो, कोई ना कोई होमवर्क तो ढूंढ ही लेते हो। कोई बुराई है क्या होमवर्क ढूंढने में? ठीक है, चलो अब आपको ज्यादा तंग नहीं करते, आज छोड़ देते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।